हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये इलेक्टोरल प्रोसेस का आज हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको सीईटी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम लगातार 25 दिनों तक आपको सीईटी के वीडियोस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप सीईटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सको। जो भी बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बाद रिजल्ट लेके पास हो चुका है, लेकिन आपको पता होगा कि 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए उनको सीईटी एग्जाम देना मैंडेटरी है। मैंडेटरी इन द सेंस आप नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहला प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगा एडमिशन के लिए जो सीईटी का एग्जाम देगा। ये सब डिटेल तो आपको पता ही होगा, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि 25 दिन लगातार आपको वीडियोस मिलेंगे, तो आप देख सकते हो आज हमारा चौथा दिन है, डे 4 है। इसका मतलब इसके पहले तीसरा दिन तक 3 दिन तक हमने लगातार आपके लिए वीडियोस अपलोड किए और हर दिन आपके लिए 4-4 वीडियोस अपलोड किए हैं पर सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो जाके हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर के हिसाब से आपको देखने मिल जाएगा हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट। वहां पे जाओ और एमसीक्यूज के वीडियोस अपलोड किए वो देख लो। छोटे छोटे वीडियो से कम समय में ज्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश की है, तो लगातार देखना। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन लोगों तक जो सीईटी का एग्जाम देने वाले, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो जरूर से शेयर कर देना। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 10 एमसीक्यूज देखेंगे इस चैप्टर के, जो कि आपको लर्न करना है और उसको कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, चलो ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज मैं आपको 10 एमसीक्यूज पढ़ाने वाला हूं, जो कि होगा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर। आज 10 एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा, एक एक करके आपको समझना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे पर क्वेश्चन के हिसाब से। एंड वो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना होगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में आप जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट ही मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे 2 घंटे के हिसाब से। तो लगभग 1-1.25 मिनट के आसपास आपको एक क्वेश्चन के पीछे टाइम मिलने वाला है, यानी कि आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, चारों ऑप्शंस को देखने हैं और उसमें से सही जवाब को भी टिक करके आना है, बबल करके आना है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से, पहले एमसीक्यू से। तो ध्यान से देखो, तो पहला क्वेश्चन है द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय डैश, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे इंडिया में, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, जो मेन होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसको कौन चूज करता है, या फिर मैं इन शॉर्ट बोलूं कौन अपॉइंट करता है। तो 4 ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, या फिर प्रेसिडेंट करते हैं, या फिर जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो करते हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है दोस्तों वो है प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे जो इंडिया के भारत देश के प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास ही पावर होता है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट हमारे कंट्री की अपॉइंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये था पहले सवाल का जवाब। सेकंड एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे, जो कि है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि अभी अभी हमने एक सवाल देखा कि इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहां पे सवाल ये पूछा है कि हमारे इंडिया के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे हैं। इंडिपेंडेंट हुआ जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद सबसे पहला कौन ऐसा व्यक्ति था जो इलेक्शन कमिश्नर बना था। 4 ऑप्शन है, TN शीशान है, फिर राजेंद्र प्रसाद है, सुकुमार सेन है, या फिर नीला सत्यनारायण है। तो इसमें से कौन सा सही जवाब है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सुकुमार सेन, यानी कि ये सुकुमार सेन जो थे वो पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो है कॉन्स्टिट्यूंसी आर क्रिएटेड बाय विच कमिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है हमारी इंडिया की, उसको कौन सी कमिटी जो इलेक्शन कमिश्नर की होती है वो अपॉइंट करती है। तो 4 ऑप्शन है, वोटिंग, डेलिमिनेशन, सिलेक्शन, या फिर टाइम टेबल। तो ये तो बिल्कुल टाइम टेबल तो एकदम ऑप्शन ही मतलब अनवैल्यूएबल है, वोटिंग तो आ नहीं सकता, दैट इज डिफरेंट। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि डेलिमिनेशन जो है बचा हुआ ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेलिमिनेशन इज द करेक्ट आंसर। कि डेलिमिनेशन ही एक ऐसा कमिटी है इलेक्शन कमीशन का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करता है, कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रिएट करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यू, जैसे कि देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, हु प्लेड ए मेजर रोल इन द वर्क ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, यानी कि भारत जो देश है उसका जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल, मेजर रोल किसने प्ले किया है। इलेक्शन ने किया है, कमिश्नर ने किया है, गवर्नमेंट ने है, या फिर प्रेसिडेंट ने। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इलेक्शन, यानी कि हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, इसीलिए हमारा जो देश है इसका जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इलेक्शन होने की वजह से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्शन। इलेक्शन की वजह से ही हमारा जो इंडिया का डेमोक्रेसी है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन,
विच लेवल ऑफ इलेक्शन कमीशन कंडक्ट ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शन इन आवर कंट्री, यानी कि कौन सा जो लेवल होता है हमारे इलेक्शन कमीशन का, वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन जो है करवाते हैं हमारे कंट्री में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के करवाते हैं कि स्टेट लेवल पे करवाते हैं, कंट्री लेवल पे होता है कि नन ऑफ द एवर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है या फिर सबसे मेन जो लेवल होता है इलेक्शन कमीशन का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन होता है हमारी कंट्री में, वो होता है स्टेट लेवल का। ठीक है, तो स्टेट लेवल का ही इलेक्शन कमीशन हर टाइप का इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, क्योंकि स्टेट के लेवल पे ही हर इलेक्शन होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। आप अगर ओवरऑल भी जो इलेक्शन होता है वो स्टेट के अकॉर्डिंगली होता है, और स्टेट का भी जो होता है वो भी स्टेट के अकॉर्डिंगली होता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि स्टेट लेवल का ही इलेक्शन कमीशन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी इलेक्शन को करवाने के लिए। याद रहेगा स्टेट लेवल। ओके, चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आपको इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो सबसे मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होगी। अगर आप 25 साल के हो गए तब, 30, 35, 40, 4 ऑप्शन है। तो चारों में से जो सही जवाब है वो है दोस्तों 35 ईयर, यानी कि आप अगर 35 साल के हो जाते हो मिनिमम, तब आप जाके प्रेसिडेंट के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि कम से कम आपकी उम्र 35 ईयर होनी चाहिए, उससे कम रहोगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। लेकिन 35 या फिर 35 से ज़्यादा रहेगी तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, याद रहेगा। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पॉलिटिक्स द पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव डैश, यानी कि जो विमेन होती है, आपको पता होगा कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग से ही, हमारा जब से आज़ाद हिंदुस्तान हुआ है वो टाइम से ही जो विमेंस होती है पॉलिटिक्स में बहुत ही कम एंटर कर पाती है, या फिर आपने देखा हो तो गिने चुने ही फीमेल्स होंगी जिनका नाम आपको याद रहेगा और वो पॉलिटिक्स के हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन आज के डेट में जमाना थोड़ा बदल रहा है और विमेंस अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे पॉलिटिकल पार्टीज में, इसीलिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने वुमेन्स के लिए भी इक्वल पार्टिसिपेशन का रूल बनाया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो कितने परसेंटेज विमेंस जो है पार्टिसिपेट कर सकती है, पॉलिटिक्स में आ सकती हैं, तो आधा दर्जा मेन को है, आधा दर्जा फीमेल को है, यानी कि लगभग 50% जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 50% विमेंस जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन हो सकती है। याद रहेगा, तो आधा हक मेंस को है, आधा हक फीमेल्स को है, विमेंस को है, तो आपको याद रखना है। क्लियर है, याद रहेगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो एट विच एज अ वोटर हैव राइट टू वोट, यानी कि हम हमारे इंडिया में कौन से एज पे आने के बाद ही आपको वोट करने का अधिकार मिल सकता है। तो ये तो यार हर बच्चा जानता होगा मेरे हिसाब से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18 ईयर, यानी कि जब आप 18 साल के हो जाते हो तो 18 साल के बाद ही बहुत सारी लीगल चीज़ होती है। तो इसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है राइट टू वोट, यानी कि आपका हक है, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। एक बार आपने 18 साल क्रॉस कर लिया और आपके पास अगर इलेक्शन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, तो डेफिनेटली आप जाके वोट कर सकते हो। तो 18 ईयर ऑफ एज इज द राइट टू वोट एज, याद रखना है आपको। ठीक है, चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा पार्टी, लोकसभा आपको पता है तो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, पार्टी होते हैं, तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों 543 मेंबर्स। ये आपको याद रखना है, कभी भी लोकसभा का अगर मेंबर्स का जिक्र होगा तो ये जो वर्ड है 543, ये जो नंबर है ना, ये आपको याद रखना है। तो 543 मेंबर्स होते हैं पूरे लोकसभा के अंदर, लोकसभा पार्टी के अंदर। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे 10th MCQ, जिसका है नाम विच इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये चारों में से कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इलेक्शन, वोटिंग, कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर डेमोक्रेसी। तो इसमें से अगर हम बात करें तो इलेक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा होता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलेक्शंस होते रहते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तालुका लेवल पे हो, जिला के लेवल पे हो, हर लेवल पे कहीं ना कहीं आपको इलेक्शंस हमेशा ही देखने मिलते हैं। तो ये पूरा क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें ये चीज़ें और इसके अंदर के बैकग्राउंड में जो बैकअप काम होती है ये सब कंसिस्टेंटली होती रहती है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस का जब भी जिक्र होगा तो इलेक्शन का नाम याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो इलेक्शन इज द कंटिन्यूअसली प्रोसेस। ठीक है, तो बस दोस्तों यही थे टोटल हमारे 10 MCQs आज के लिए, जो कि हमने पॉलिटिकल साइंस में करवा दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आराम से आपको सब 10 के 10 MCQs समझ में आ गए होंगे और इसके जवाब भी आपको लर्न हो गए होंगे। और डेफिनेटली अगर इसमें से कुछ MCQs आपको पूछेगा एग्जाम में तो आप उसका जवाब टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना। जितने भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी बच्चा CET का एग्जाम देना चाहता है तो ये वीडियो उन तक जरूर से शेयर कर देना। और अगर कोई 7th 8th 9th 10th का नॉर्मल स्टूडेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उन स्टूडेंट्स तक, यानी जो बच्चा CET का एग्जाम देने वाला है 11th स्टैंडर्ड एडमिशन के लिए, तो ये वीडियो उन तक जरूर से शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।